पलायन के दौरान या उस त्रासदी के दौरान तकरीबन 1732 लोगों की हत्याएं हुई, जिनमें से कश्मीरी ब्राह्मणों की संख्या मात्र 89 थी, यानी कि 89 थी। इसके अलावा अगर हम टोटल हिंदुओं की संख्या देखें तो वो 700 के करीब थी, और अगर मुस्लिम भाइयों की संख्या देखें तो 1000 के करीब थी। ठीक है, और इस घटना में जो सबसे पहली मौत हुई थी वो भी एक मुस्लिम की हुई, और बीजेपी और आरएसएस के जो लोग थे, ये लोग उस दंगे को भड़काना चाहते थे, क्योंकि उसी के सहारे इन्हें एक मूवमेंट तैयार करना था। और उस माहौल को तैयार किया था लाल कृष्ण आडवाणी ने, क्योंकि केंद्र में इनकी सरकार थी, राज्य में इनके गवर्नर थे, राज्य प्रभारी इनके लोग थे, और इस फिल्म के जरिए नहीं, आरोप नहीं, देखिए मैं किसी पे आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा रहा कि दंगों को रोकने की जो भी कोशिश करेगा, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, उनको मार दिया जाएगा। और उस कांड के दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के, कांग्रेस के तमाम मुस्लिम और हिंदू नेताओं की भी हत्या की गई, और इसकी एक लंबी लिस्ट है। क्योंकि अभी भी कश्मीर घाटी में, जहाँ से वो कश्मीरी पंडित या सो कॉल्ड कश्मीरी हिंदू गए थे, उस घाटी में अभी भी कई हिंदू परिवार रहे। अब हो सकता है ये जो माहौल क्रिएट कर रहे हैं, ये 2024 के लिए एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है। अब एक फिल्म की स्क्रिप्ट बिल्कुल निश्चित तौर पे, और एक फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है, और इसी कश्मीरी पंडितों के मुद्दों को लेकर मुझे लगता है 2024 का चुनाव लड़ा जाएगा, कि वो बहुत महत्व दे रहे हैं। लेकिन जो हकीकत की घटनाएं हैं, रोहित वेमुला की हत्या पे अभी कोई बात हुई नहीं हुई साहब, उसमें फ्रिक्शन डाल के, उसमें जो है काल्पनिक घटनाएं डाल के, उसको मसाला डाल के उसको हकीकत बनाएंगे, और जो हकीकत है, हकीकत को बदलने की कोशिश करेंगे इनका। हाँ, मैं तो ये कहता हूँ कि सावरकर पे भी फाइल बनाओ। हम मस्जिद में नमाज पढ़ रहे थे, विवेक अग्निहोत्री जी, और उसमें उन्होंने हैशटैग लिख रखा था आज़ादी। तो ये ऐसे लोग हैं जिनका कोई दीन, ईमान और धर्म नहीं है। देखिए साहब, सबसे पहले तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं एक बात बताना चाहूँगा कि ये हमारे देश का और समाज का दुर्भाग्य है कि हम लोग फिल्मों में तो सच्चाई ढूंढते हैं, फिल्मों में हम हकीकत ढूंढने की कोशिश करते हैं, और जहाँ सच्चाई है, सच्चाई से मुँह छिपाने की कोशिश करते हैं। तमाम समाज में अभी भी कुरीतियाँ हैं, तो उनको हम नज़रअंदाज कर देते हैं। जैसे एक केस अभी सुनने में आया है कि एक व्यक्ति था नवीन मेघवाल करके, और उसकी हत्या सिर्फ इसलिए कर दी गई क्योंकि वो मूंछ रखता था, और दलित या अति दलित या अति पिछड़े व्यक्ति को मूंछ रखने का अधिकार नहीं है। मूंछ रखना सिर्फ एक वर्ग विशेष के अंतर्गत आता है। ये हमारे भारतीय समाज की सोच है। तो तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिन पे हमें गंभीरता से विचार करना होगा, गंभीरता से इनको सोचना। एक मिनट, मैं बात ख़त्म कर लूँ फिर। तो ये मैंने थोड़ा सा एक पृष्ठभूमि बताई। अब रही बात फिल्म की, तो इस फिल्म का 11 मार्च को रिलीज करना तो कहीं ना कहीं ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी या बीजेपी आरएसएस के जो लोग थे वो इंतज़ार में थे कि 5 राज्यों के चुनाव परिणाम क्या रहते हैं, क्योंकि इन्होंने 5 राज्यों के चुनाव से पहले जो पृष्ठभूमि तैयार की थी, मुजफ्फरनगर, कैराना, शमशान, कब्रिस्तान, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, हिजाब, 80-20, एक सांप्रदायिकता भरा माहौल तैयार किया था। और वो ये देखना चाह रहे थे ये लोग कि हमारा समाज किस तरफ जाता है, सांप्रदायिकता की तरफ जाता है या फिर कम्युनलिज्म की तरफ जाता है। कहीं ना कहीं परिणाम इनकी अपेक्षा के अनुरूप रहे। उसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि रिज़ल्ट में क्या कमियां रहीं, क्या खामियां रहीं। कहीं ना कहीं विपक्ष की भी कमी रही। वो विपक्ष जनता का जो विद्रोह था, एंटी इनकम्बेंसी था, तो उसको भुनाने में असफल रहा। विपक्ष की भी हम नाकामी मान सकते हैं, विपक्ष जनता तक नहीं पहुंचा। तो भारतीय जनता पार्टी ने 10 तारीख को ये देखा कि परिणाम इनके अपेक्षा के अनुरूप है, और 11 तारीख को एक सांप्रदायिकता की चाशनी लपेट के ये फिल्म को परोस दिया गया, कश्मीरी फाइल्स। अब आते हैं कश्मीरी फाइल्स पे। तो कश्मीरी फाइल्स फिल्म की अगर हम बात करें तो इसमें जो कश्मीरी ब्राह्मणों पे जो दिखाया गया है, कश्मीरी पंडितों पे, तो इसके पीछे थोड़ी पृष्ठभूमि में जाएं तो उस समय बीपी सिंह की जनता दल की सरकार थी, और जिसमें भारतीय जनता पार्टी शामिल थी। भारतीय जनता पार्टी शामिल थी, भारतीय जनता पार्टी का उसमें समर्थन था।
और उस समय, उस घटना के समय जो राज्यपाल थे वो संघी जगमोहन सिंह जी थे, जिन्हें बाद में पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया। सिर्फ इसीलिए दिया गया क्योंकि उन्होंने ये हत्याकांड वहाँ होने दिए, इसके अलावा उनकी कोई उपलब्धि नहीं थी। हत्या आरएसएस ने करवाई, आप बिल्कुल। और दूसरी चीज इसमें ये समझिए कि उस समय जो राज्य प्रभारी थे जम्मू कश्मीर के, राज्य सेवा प्रभारी हमारे मौजूदा प्रधानमंत्री जी मोदी जी थे, ठीक है। और तीसरी चीज कि जो ये प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है कश्मीरी पंडितों का, तो एक आरटीआई से खुलासा हुआ है और जम्मू कश्मीर पुलिस का ही आरटीआई है, उसी ने खुलासा किया है। ऐसा नहीं कोई काल्पनिक हो या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बनाया गया हो। उस आरटीआई के मुताबिक तकरीबन उस दंगे में या उस पलायन के दौरान या उस त्रासदी के दौरान तकरीबन 1732 लोगों की हत्याएं हुई, जिनमें से कश्मीरी ब्राह्मणों की संख्या मात्र 89 थी, यानी कि 89 थी। इसके अलावा अगर हम टोटल हिंदुओं की संख्या देखें तो वो 700 के करीब थी, और अगर मुस्लिम भाइयों की संख्या देखें तो 1000 के करीब थी, ठीक है। और इस घटना में जो सबसे पहली मौत हुई थी वो भी एक मुस्लिम की हुई थी। वो मुस्लिम जो व्यक्ति था वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का लीडर था, नेशनल कॉन्फ्रेंस का फारूक अब्दुल्ला की जो पार्टी थी उनके वो लीडर साहब थे, और वो अलगाववादियों के खिलाफ लड़ रहे थे। देखिए, हिंदू जो पॉलिटिशियंस थे वो भी अलगाववादियों के खिलाफ लड़ रहे थे और मुस्लिम पॉलिटिशियंस भी अलगाववादियों के खिलाफ लड़ रहे थे। बीपी सिंह की जो सरकार है 89 में बनी, बीपी सिंह ने फारूक अब्दुल्ला को सत्ताविहीन किया। 89 में सत्ताविहीन करने के बाद वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाया गया। राष्ट्रपति शासन लगाने के पीछे उनकी मंशा यही थी क्योंकि फारूक अब्दुल्ला और कांग्रेस की जो सरकार थी वो इन दंगों को रोकना चाहती थी। और बीजेपी और आरएसएस के जो लोग थे, ये लोग उस दंगे को भड़काना चाहते थे क्योंकि उसी के सहारे इन्हें एक मूवमेंट तैयार करना था। और जो कश्मीरी हिंदुओं का जो पलायन हुआ, जो कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ, उस पलायन के बाद वो जो माहौल तैयार किया गया 90 के दौरान, और वही माहौल, उस माहौल को तैयार किया था लाल कृष्ण आडवाणी ने। और उसके बाद फिर वो राम मंदिर का जो कांड हुआ था वो भी उसके बाद का ही कांड है, रथ यात्रा हुई और वो कांड हुआ। तो ये सब प्रायोजित था, सुनियोजित तरीके से ये सब की चीज़ें की जा रही थी क्योंकि केंद्र में इनकी सरकार थी, राज्य में इनके गवर्नर थे, राज्य प्रभारी इनके लोग थे। और इस फिल्म के जरिए नहीं, आरोप नहीं, देखिए मैं किसी पे आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा रहा हूँ, ठीक है। मेरी आरएसएस बीजेपी से कोई दुश्मनी नहीं है, मेरी कांग्रेस से कोई दोस्ती नहीं है, मैं सिर्फ तथ्यों को प्रस्तुत कर रहा हूँ। और अगर इन तथ्यों की आपको सच्चाई देखनी है तो पांडे जी ने बाकायदा अपना एक यूट्यूब पे वीडियो डाल रखा है। पांडे जी साहित्यकार हैं, ठीक है, अशोक पांडे नाम है उनका, और उनका यूट्यूब पे वीडियो बाकायदा पूरे तथ्यों के साथ है कि उस घटना के दौरान करीबन 40 से 50, उस समय सोशल मीडिया नहीं था और उस समय और न्यूज़ चैनल्स भी नहीं थे, सिर्फ भारत जो नेशनल डीडी नेशनल चैनल था और ऑल इंडिया रेडियो चलता था। तो रेडियो के पत्रकार, टीवी के पत्रकार, इनकी भी हत्या कर दी गई थी। और अलगाववादियों ने साफ तौर पे कह रखा था कि दंगों को रोकने की जो भी कोशिश करेगा, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, उनको मार दिया जाएगा। और उस कांड के दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के, कांग्रेस के तमाम मुस्लिम और हिंदू नेताओं की भी हत्या की गई। और इसकी एक लंबी लिस्ट है, तकरीबन 60-70 नेता हैं जिनको मारा गया है। और इसमें एक और घटना है, जिस घटना को समझा जाए कि उस समय जो गृह मंत्री थे वो मुफ्ती मोहम्मद सईद थे, ठीक है। मुफ्ती मोहम्मद सईद की जो बेटी है रूबी, क्या नाम है, पूर्व मुख्यमंत्री है मुफ्ती मोहम्मद सईद की, तो उनका जो बेटी है उनका अपहरण हुआ था उसी दौरान। और फारूक अब्दुल्ला उस अपहरण में जो अलगाववादियों की जो डिमांड थी वो थी महबूबा मुफ्ती, जो डिमांड थी वो डिमांड ये थी कि 5 आतंकवादियों को छोड़ा जाए तब महबूबा मुफ्ती को रिहा करेंगे। फारूक अब्दुल्ला इसके खिलाफ थे। मुफ्ती मोहम्मद चूँकि गृह मंत्री थे, अलगाववादी नेताओं से इनके संपर्क थे और बीजेपी और जनता दल की सरकार थी, तो केंद्र के दबाव में आकर 5 आतंकवादियों को छोड़ा गया, जिसके बदले महबूबा मुफ्ती जो है उनको रिहा किया गया। तो ये भी कहीं ना कहीं लगता है साजिश का हिस्सा है।
और वही जो 5 अलगाववादी आतंकवादी थे वो उस जो घटना हुई थी कश्मीर से तमाम जो हिंदुओं का पलायन होने में, तो उस घटना में शामिल रहे। ब्राह्मणों का पलायन जी बिल्कुल, देखिए मैं ब्राह्मण नहीं बोलूँगा क्योंकि वहाँ से हिंदुओं का भी पलायन हुआ और वहाँ से मुस्लिमों का भी पलायन हुआ। बस मीडिया दर्द तो बताया जा रहा है, दर्द देखिए सबको, दर्द देखिए सबको हुआ, दर्द सबको हुआ। मैं सिर्फ आपको सच्चाई बता रहा हूँ, दर्द सबको हुआ, चाहे वो हिंदुस्तान पाकिस्तान के टुकड़े हुए हो तो वहाँ भी सबको दर्द हुआ साहब, हिंदुओं को भी दर्द हुआ, मुस्लिमों को भी दर्द हुआ, लाखों लोगों का नरसंहार, लाखों लोगों की मृत्यु हुई, दर्द सबको हुआ। तो मैं जो मुद्दे की बात बताना चाह रहा हूँ कि अभी भी कश्मीर घाटी में जहाँ से वो कश्मीरी पंडित या सो कॉल्ड कश्मीरी हिंदू गए थे, उस घाटी में अभी भी कई हिंदू परिवार रह रहे हैं, जाटों में और गुजरों के कई हिंदू परिवार वहाँ रह रहे हैं और सकुशल रह रहे हैं। ये चीज़ें सुनियोजित थी कि ब्राह्मणों को यहाँ से पलायन करवाया जाए, इसका राजनीतिक मुद्दा बनाया जाए। और बताने वाले लोग ये बताते हैं कि उस घाटी में अभी भी एक कश्मीरी जो पंडित महिला है वो रह रही है, इज्जत से रह रही है, उसने वहाँ अपना मंदिर भी बना रखा और वो बाकायदा बता रही है कि मुझे यहाँ पे जो मुस्लिम है, मुस्लिमों से कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, चूँकि ये राजनीतिक एजेंडा बनाया जा रहा है और इसको बनाने में बीजेपी के लोग शामिल रहे हैं। और ये बताइए मुझे कि 6 साल 6.5 साल तकरीबन पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री रहे, 8 साल मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, तो और उस समय 14 महीने जनता दल की सरकार थी, तो पिछले 32-33 साल में तकरीबन 15 साल तो बीजेपी की सरकार रही है। तो इन्होंने वापस उनको विस्थापित क्यों नहीं किया? अब हो सकता है ये जो माहौल क्रिएट कर रहे हैं ये 2024 के लिए एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है। अब एक फिल्म की तैयारी है क्या? बिल्कुल निश्चित तौर पे, और एक फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है और इसी कश्मीरी पंडितों के मुद्दों को लेकर मुझे लगता है 2024 का चुनाव लड़ा जाएगा, क्योंकि मोदी जी महान है। मोदी जी की जो कृपा है वो ऐसी है कि वो कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं, अभिनय कौशल में पूरी तरीके से पारंगत व्यक्ति है। मोदी जी संसद में क्या कह रहे हैं कि फिल्मों का हमारे जीवन में बड़ा महत्व, तो फिल्मों को वो बहुत महत्व दे रहे हैं, लेकिन जो हकीकत की घटनाएं हैं, रोहित वेमुला की हत्या पे अभी कोई बात हुई नहीं हुई साहब, और तमाम SC ST OBC के लोगों को मारे जा रहे हैं। देखिए साहब उस पे भी बनेगी, लेकिन 2024 के बाद उस पर भी फिल्म बनाएंगे ये, और उसमें भी कोई दूसरा एंगल ढूंढ के लाएंगे। हर जगह ये अपना कम्युनलिज्म का एंगल, जो सांप्रदायिकता का एंगल है, वो ढूंढ के लाते हैं। जैसे कश्मीरों पे अभी ये बना ली फिल्म, इसमें एंगल ढूंढ लिया, गोधरा पे भी कोई एंगल ढूंढेंगे, फिर जो संसद पे अटैक हुआ उस पे भी कोई एंगल ढूंढेंगे, और इस तरह की जो तमाम घटनाएं इनके शासनकाल में हुई हैं, इसमें अलग अलग तरीके के एंगल घुमा के, उसमें फ्रिक्शन डाल के, उसमें जो है काल्पनिक घटनाएं डाल के, उसको मसाला डाल के उसको हकीकत बनाएंगे, और जो हकीकत है हकीकत को बदलने की कोशिश करेंगे। मसाले पे इनका मैं तो ये कहता हूँ कि सावरकर पे भी फाइल बनाओ, ठीक है, गोडसे पे भी फाइल बनाओ, गोडसे जो आतंकवादी है उसको देशभक्त बता दो। सच्चाई को अगर आप फिल्मों से झुटलाना चाहते हो तो झुटला लो। और विवेक अग्निहोत्री अगर इतने बड़े देशभक्त हैं तो विवेक अग्निहोत्री जी का एक फ़ोटो वायरल हो रहा है ट्विटर पे, जिसमें वो 2012 में नमाज पढ़ रहे थे, जामा मस्जिद में नमाज पढ़ रहे थे विवेक अग्निहोत्री जी, और उसमें उन्होंने हैशटैग लिख रखा था आज़ादी। तो ये ऐसे लोग हैं जिनका कोई दीन, ईमान और धर्म नहीं है, ये सिर्फ सत्ता और धन, पैसा, लालच, ये इनके लिए है। और अनुपम खेर जी जो इतने आंसू बहा रहे हैं, तो कोई पूछने वाला हो कि अनुपम खेर जी जम्मू कश्मीर में कहाँ रहे साहब, हिमाचल प्रदेश में रहते थे वो, ठीक है, और वो कश्मीरी हिंदुओं का और कश्मीरी पंडितों के बारे में बात कर रहे हैं। 2014 से पहले के उनके बयान देख लो, सेकुलर हिंदू हुआ करते थे। 2014 को एक दूसरी विचारधारा की सरकार बनी, कट्टरपंथ विचारधारा की सरकार बनी, तो वो कट्टर हिंदू हो गए। ऑन दी कैमरा बिना पेंदी के लौटा है, ऑन द कैमरा रो रहे हैं लूबिया लियाकत के सामने, ऑफ दी कैमरा रूबिया लियाकत और अनुपम खेर जी गले लगा के एक दूसरे को जो है बधाई दे रहे हैं कि साहब बहुत अच्छा अभिनय किया, आपने भी अच्छा अभिनय किया, हमने भी अच्छा अभिनय किया। तो ये सब चीजें, अभिनय रूबिका लियाकत की बात करें, क्यों भी अभिनय कर रही है, वो वीडियो वायरल हो रखा है, उस वीडियो को तमाम सोशल मीडिया के चैनल पे देखा जा सकता है। देखिए अब सोशल मीडिया का जमाना है,
सच्चाई नहीं छिप सकती और जनता को भी इस चीज़ को समझना होगा कि नफ़रत किसी भी समस्या का समाधान नहीं है और इस नफ़रत का समाधान क्या है। वैसे आप छोटे छोटे कस्बों में जाइए, मैं भी 3-4 दिन अपने होम टाउन रहा हूँ, तो वहाँ मैंने एक चीज़ बहुत करीबी से देखी है कि 10 साल पहले क्या माहौल था और 10 साल बाद क्या माहौल हो गया। 10 साल पहले एक ब्राह्मण, ठाकुर या किसी भी जाति का हिंदू हो, वो मुसलमान के घर ईद पे सेवइयाँ खाने जाता था, ठीक है, मुसलमान के घर दुकान से कपड़े खरीदता था, मुसलमान की दुकान से वो बाल बनवाता था। तो इस तरह की चीज़ें नहीं थी छोटे कस्बे में। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब साहब ये कह रहे हैं कि हम मुसलमान के की दुकान पे बाल नहीं बनवाएंगे साहब, क्योंकि मुसलमान देशद्रोही होते हैं। तो मैंने भी उनसे पूछा, हमारे मित्र ही थे, साथ ही लोग थे, तो मैंने पूछा साहब अच्छा अगर ऐसा कुछ है, मुसलमान देशद्रोही हैं, मुसलमान गद्दार हैं, मुसलमानों से अगर आपको इतनी नफ़रत है, तो मुसलमान के साथ जो रोटी बेटी का संबंध जो सदियों से चलता आ रहा है, अकबर ने जोधाबाई के साथ रोटी बेटी के संबंध रहे, तो उस पर कह रहे नहीं वो झूठ है, जोधाबाई दासी थी, जोधाबाई किसी राजघराने की नहीं थी। वहाँ वो तथ्यों को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर मैंने उनसे और भी बातें शेयर की, तो हर जगह वो झूठ पे पर्दा डाल रहे हैं। जैसे कपिल मिश्रा की सिस्टर की शादी किसी मुस्लिम पे हुई है, तो वो भी कह रहे हैं नहीं ये तो झूठ है, शादी ब्राह्मणों से की, जो वो झूठ है। हाँ, वो इन तमाम चीज़ों पे वो अपने आप को बचाते हुए नजर आए। और फिर जब मैंने एक और तथ्य रखा, जैसे पिछले साल कोरोना की जो घटना हुई थी, जिसमें तमाम भारत का आदमी ऑक्सीजन के लिए तरसा था, तो मैंने उनसे ये कहा कि जब आपके घर में भी कोरोना में लोग पीड़ित थे, ऑक्सीजन की कमी हो रही थी, तो आपने क्या हिंदू और मुस्लिम देख के ऑक्सीजन ली थी? क्योंकि 90% जो ऑक्सीजन के प्लांट है वो मुसलमानों के हैं। और दुबई से कई शेख लोग हैं, उन्होंने टनों ऑक्सीजन, टनों टैंकर भेजे हैं। तो क्या आपने ये पता किया था कि ये हिंदू की ऑक्सीजन है या मुस्लिम की ऑक्सीजन है? क्या आपने उस दौरान जैसे प्लाज्मा की ज़रूरत थी, जैसे बहन को, बेटी को या भाई को, क्या ये पूछा था कि ये जो प्लाज्मा, जो ब्लड से जो प्लाज्मा हमें मिल रहा है, ये हिंदू का है या मुस्लिम का है? तो इस पे वो लोग जो है सफाई देते हुए नजर आए, नहीं वो अलग बात है, वो अलग बात है। तो कहने का मतलब ये है कि हम जो है एक कंफर्ट जोन ढूंढते हैं कि कहाँ पे हमारी सांप्रदायिकता रुकी रहेगी, है कहाँ पे हमारी सांप्रदायिकता रुकी रहेगी और कहाँ हमें सांप्रदायिकता नहीं दिखानी है। जहाँ जान पे बनाती है वहाँ सांप्रदायिकता गई साहब भाड़ में, ठीक है। और जहाँ साहब हमें फायदा मिल रहा है, क्योंकि सत्ता इस समय सांप्रदायिक लोगों के हाथ में है, तो हमें उनके साथ रहने में फ़ायदा मिल रहा है, तो हम सांप्रदायिक बनेंगे, गर्व से कहेंगे कि हम हिंदू हैं। लेकिन जब द शूद्रा फिल्म आती है, जब जय भीम जैसी फिल्म आती है, जब चक्रव्यूह जैसी फिल्म आती है, जब इस तरह की जो हिंदुओं में जाति और जातियों के नाम पे, ऊंच नीच के नाम पे भेदभाव की जो फिल्म आती है, तब ये कहते हैं नहीं ये तो पुरानी बातें हो गई, ये तो साहब ऐसे नहीं होता था समाज में, ठीक है, काल्पनिक बताया जाता है। सच्चाई को यहाँ पे काल्पनिक बताने की कोशिश की जा रही है और जो काल्पनिक चीज़ें हैं उनको हकीकत में बयां करने की कोशिश की जा रही है। तो ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। और इसके साथ साथ एक दुर्भाग्य की बात और है कि जो विपक्ष है इस समय मौन है साहब। विपक्ष को इस समय मजबूती से काम करना चाहिए। जो विपक्षी दल हैं, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। आखिर मौन क्यों हो गए विपक्ष? कमजोर पड़ गए क्या? मुझे ऐसा लगता है कि विपक्ष के अंदर अब वो जज्बा खत्म हो गया है। विपक्ष इस समय ट्विटर तक और एसी रूम्स तक सीमित है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने तक सीमित है। विपक्ष के जो नेता हुआ करते थे, चाहे वो मुलायम सिंह जी हों, लालू यादव जी हों, रामविलास पासवान जी तो खैर अब इस दुनिया में नहीं है, मान्यवर कांसीराम जी भी इस दुनिया में नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है जो सामाजिक न्याय की बात करने वाले जो नेता थे, तो उन नेताओं का दौर अब चला गया है। और कम्युनल जो सांप्रदायिकता की बात करने वाले नेता हैं, तो उनका दौर आ गया है। और अभी विपक्ष में जो सामाजिक न्याय करने वाली नेता हैं, वो अभी तक मुझे लगता है इतने मैच्योर नहीं है। बहन जी हैं वो लापता हैं, ठीक है। और बाकी जो क्षेत्रीय दल हैं, तो काफ़ी क्षेत्रीय दलों ने भारतीय जनता पार्टी के सामने घुटने टेक लिए हैं। समाजवादी पार्टी की बात करें, राष्ट्रीय जनता दल की बात करें, झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात करें या शिवसेना की बात करें, ये 3-4 ऐसे छोटे छोटे दल हैं
जो इस समय थोड़ा बहुत क्षेत्र बचाए हुए हैं। थोड़ा बहुत प्रतिरोध कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी वो ये देखते हैं कि कहीं साहब हमारे दामन पे दाग ना लगे, तो उतना प्रत्युत्तर नहीं किया जा रहा है। विपक्ष के नेता जेल जाने से डर रहे हैं। और अगर हम कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी में भी अभी उदासीनता देखने में आ रहा है। ये तो ये बड़ी दुखद है, लोकतंत्र के लिए बड़े दुख की बात है, बड़े कष्ट की बात है। और एक बड़ा मूवमेंट की जो आप बात कह रहे हैं, तो एक बड़ा मूवमेंट हुआ था, किसान आंदोलन हुआ था, जो सदियों में, जो अब तक आज़ाद भारत में सबसे बड़ा आंदोलन था। और बड़े दुख की बात है कि विपक्ष की पार्टियों ने, विपक्ष के नेताओं ने, सामाजिक कार्यकर्ताओं ने कहीं ना कहीं उसमें कमी दिखाई। उस आंदोलन को वो घर तक नहीं पहुंचा पाए। चुनाव से पहले वो विपक्ष के लोग ये मान के चले कि किसान आंदोलन हो गया है, अब तो जनता हमें वोट दे देगी। उस किसान आंदोलन को वो घर तक नहीं पहुंचा पाए, ये विपक्ष की विफलता रही। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये तमाम कारण रहे जिनका भारतीय जनता पार्टी फ़ायदा उठा रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, आप ये मान के चलिए, धन बल में वो सबसे मजबूत है, ठीक है। और सोशल मीडिया पे उन्होंने बहुत मजबूत है, मेन स्ट्रीम मीडिया में भी उसने अपना होल्ड बना रखा है। तो अगर विपक्ष को प्रतिरोध करना है तो उसे हर मोर्चे पे लड़ना पड़ेगा, सोशल मीडिया के माध्यम से भी लड़ना पड़ेगा और ज़मीन पे भी उतरना पड़ेगा।